नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इन दिनों मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र विकास की नई गाथा लिख रहा है और इसमें कई लोगों का, कई परिवारों का योगदान है। और विकास की इस रफ्तार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। रीवा में विकासशील विंध्य में आपका स्वागत। जैसे कि मैंने कहा कि विंध्य विकास की नई नई गाथाएं लिख रहा है, अब तो हवाई सेवा से भी जुड़ रहा है और बड़ा योगदान आपका इसका रहा है। कैसे ये सफ़र आप देखते हैं? मैंने इस एयरपोर्ट को आरंभ से देखा जब आदरणीय वीरेंद्र सकलेचा जी थे और मेरे फादर बीमार हुए थे, तब प्लेन आया था उनको ले जाने के लिए। उसके बाद जितने मुख्यमंत्री आते थे, फिर धीरे धीरे वो एयरपोर्ट एडवांस हुआ और जब स्वर्गीय मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद एविएशन मिनिस्टर बने, तो ये निर्णय लिया गया कि एक एयरलाइन उस समय शुरू हुई थी, वायुदूत, जिसको कभी कभी वायुभूत भी कहते थे। वो एयरलाइन को लाने के लिए यहाँ पर बात हुई और डॉयनियर एयरक्राफ्ट था, तो उसके लिए वो एयरपोर्ट सक्षम था। उसके बाद वो कुछ महीनों चला और उसका भी अंत कुछ ऐसा ही हुआ जैसे सब दूर डॉयनियर एयरपोर्ट का एयरक्राफ्ट्स का हुआ और वायुदूत बंद हो गया। तो 6-8 महीना हमारे यहाँ चला, उसके बाद बंद हुआ। उसके बाद फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश करी गई, फिर वो बंद हुआ। लेकिन एक पुख्ता जो कोशिश करी गई वो तब हुई जब आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर बने और अक्टूबर 21 में मैंने जाके उनसे बात करी कि श्रद्धेय माननीय हमारे विकासशील एक प्रकार से सम्राट माननीय मोदी जी की जो एक ख्वाहिश है, जो उनकी कल्पना है उड़ान के माध्यम से, तो अगर उड़ान में हम लोगों को उड़ा दिया जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं से स्थिर हो जाएंगे और ये एयरपोर्ट कार्य रूप में परिणित हो जाएगा। उसी समय कुंभ आ रहा था। चूंकि जब अर्ध कुंभ भी हुआ था तो आदरणीय योगी जी ने मुझे उसकी कमेटी में रखा था और पूरा जो विंध्य क्षेत्र था और मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, चूंकि प्रयाग से जो सदर्न सेक्टर है पूरे भारत का, वो बिना विंध्य हम प्रयाग नहीं एंटर कर सकते हैं, तो उसमें मुझे रखा गया था। तो मैंने पूरी बातें उनको बताई थी जिसमें हमने विंध्य के बारे में बात करी थी। मुझे लगा कि अब कुंभ एक सही समय आ गया है कि हम प्रयाग को भी आगे बढ़ा सकते हैं, प्रयाग एयरपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं और रीवा को भी उससे जोड़ सकते हैं उड़ान के साथ। तो वो स्कीम में जोड़ा गया और उससे यहाँ का कार्य शुरू हुआ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लगातार उड़ानें शुरू हो रही है। जैसे आपने बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लीपर पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में उड़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है, चप्पल से हवाई जहाज तक। हाँ, ये उनका एक उनकी सोच थी और ये उनका एक बहुत मुझे लगता है कि साहसी कदम था जिसने भारत को एक नई दिशा दी। मुझे सौभाग्य मिला है लगभग 30 से 40 एयरपोर्ट्स में डॉक्टर मासूम रिजवी जी के साथ में काम करने का, प्राइम मिनिस्टर के आदेश से। और मैंने वहाँ पर जो उनका एक विज़न था कि हम उसको एक शो केस बनाएं, हर एयरपोर्ट को एक शो केस बनाएं उस पूरे रीजन को हाईलाइट करने के लिए। और उसके तहत में मैंने उनके लोकसभा क्षेत्र में और उनके प्रिय क्षेत्र वाराणसी में भी काम किया। उसके तहत मैंने प्रयाग में बहुत काम किया, आपके रीवा में भी बहुत काम किया, जबलपुर में किया, खजुराहो में कर रहे हैं और बहुत सारे एयरपोर्ट्स में कर रहे हैं। लगभग 25 to 30 एयरपोर्ट्स में हम काम कर रहे हैं उनके साथ। जैसे कि अभी बात हुई कि हम लोग स्लीपर वाले को या हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा दे रहे हैं। कई जगह से उड़ानें तो शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे जगह को कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, बड़े उत्साह से उड़ानें शुरू हो जाती हैं। कई बार लेकिन होता है कि नियमित तौर पर वो यात्री नहीं मिल पाते या वैसे संख्या नहीं मिल पाती। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? 2-3 वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी जागृति की कमी है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर सूचना अगर हम लोगों को नहीं दे सकते हैं, लोगों को एक मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ के लोग फिर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं।
तीसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन ये भी है कि उसके पहले हम उसका पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं करते हैं। तो उस एरिया का इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम अच्छी तरीके से कर लें, जैसे रीवा को अगर देखा जाए तो रीवा एक डार्क हॉर्स माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि रीवा में कोई फ्लाइट्स देना बहुत ही रिस्की है। लेकिन अगर आप अभी जो हाल इंदौर वाली फ़्लाइट जो शुरू हो रही है और जिसमें आज कैलाश जो विजय वर्गीय साहब पधार रहे हैं पूरी टीम लेके अपने इंदौर से, तो आप देखेंगे कि इंदौर फ्लाइट हमारी बहुत सक्सेसफुल होगी। कारण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दिल्ली वाली हमारी सक्सेसफुल हो गई, पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गई। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला जी और मैं और बहुत सारे लोग उसके लिए पहले से एनालिसिस करके उसके बारे में पूरा आंकलन करके उसको किस तरीके से पॉपुलर करा जाए और उसको बिल्डअप करा। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी, यहाँ के पूंजीपतियों से बात करी, यहाँ के बिजनेसमैन से बात करी, यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करी, तो वही स्टूडेंट्स हमें खींचेगा इंदौर भी। हाँ, जैसे कि एक चीज़ और भी है इसमें कि यूपी बॉर्डर से लगता है पूरा एरिया, यूपी की सीमा को छूता है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो हवाई यात्री उनको भी इस सेवा का फ़ायदा मिलेगा? उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फ़ायदा बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रयाग का हमने बहुत बड़ा फ़ायदा हटा के अपने पास रख लिया, क्योंकि यहाँ से प्रयाग लोग जाते थे तो 3 घंटा प्रयाग पहुँचना, 1.5 घंटा वहाँ की सिक्योरिटी करना और उसके बाद 2 घंटा में दिल्ली पहुँचना और वो मेडिकल टर्म्स के लिए या बम्बई के लिए। अब वो यहाँ से फ़्लाइट जो जा रही है और इंदौर भी जाएगी तो हमें बॉम्बे का भी कनेक्शन मिल जाएगा, बम्बई का आसानी से मिल जाएगा और दिल्ली का मिल ही रहा है। तो हम जो हमारा 20-25% जो टोटल आपके प्रयाग से यात्री जा रहा था उसको हमने वापस खींच लिया और अब वो रीवा से जाना शुरू करेगा। तो उसके इंटरनेशनल भी कनेक्ट होगा फिर। उसके 4 घंटे बचेंगे, बिल्कुल इंदौर जाके इंटरनेशनल हो जाएगा। इंदौर जाके अहमदाबाद भी जा सकता है, इंदौर जाके जयपुर भी जा सकता है, इंदौर जाके मुंबई तो जा ही सकता है और दिल्ली भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उनका वापस ले लेंगे जो हमारा हक था, तो हमारा फुटफॉल बढ़ेगा। एक और प्रश्न मेरा है, ये तो रीवा के विकास की बात हमने की, उड़ानों की हमने बात की। आपके व्यक्तित्व का एक पहलू है कि आप वाइल्ड लाइफ में भी आप बड़ा नाम है आपका, बड़ा आप काम करते हैं और वाइट टाइगर तो रीवा के राज परिवार से ही जुड़ा है। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आने वाले समय में, और अब बड़े लोगों की भी भविष्यवाणी है, रवि गोसाई जी जो हमारे आयोटो के प्रेसिडेंट हैं भारत के, उनका भी ये स्टेटमेंट है कि आने वाले 2030 में लगभग 48,000 करोड़ की टर्नओवर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से भारत को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अब हर 100 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आपको उसकी बाउंड्री टच कर जाती है। जो एक नया नेशनल पार्क आ रहा है रानी दुर्गावती, उससे वो पन्ना की पेरिफेरी से जोड़ देगा, पन्ना आपके दुबरी की पेरिफेरी से जोड़ रहा है, दुबरी आपका संजय नेशनल पार्क और ये सारा आपके बांधवगढ़ से जोड़ रहा है, वो आपका कान्हा से जोड़ रहा है। तो इंटरलिंकिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। उस तरफ आप देखें तो जिम कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क में भी काफ़ी वृद्धि हुई है टाइगर्स की। 2 नेशनल पार्क का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, एक तो सरिस्का और एक आपका पन्ना। इनकी वो हालत हो गई थी, सरिस्का राजस्थान में और पन्ना अपने मध्य प्रदेश में, कि यहाँ 0 टाइगर्स हो गए थे। आज 0 से हम लोग हीरो हो गए हैं। लगभग 120 प्लस टाइगर्स आपके पन्ना में हैं और 60 प्लस टाइगर्स आपके सरिस्का में हैं। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो आपका बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी ने एक ऐसा अकल्पनीय कार्य किया है और माननीय मोदी जी की कृपा से ही ये काम हुआ है कि चीता भी आज वापस लगभग 75 साल 100 साल बाद वापस भारत में लौटा है और वो भी हमारे मध्य प्रदेश की धरती में। लायंस को भी अगर नेक्स्ट पैराडाइज मिलेगा, अगर दूसरा स्वर्ग मिलेगा, तो वो आपके मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये भी गिर के बाद में तय हो चुका है।
तो इससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो आपका बढ़ेगा, बेहद बढ़ेगा। एक प्रश्न और है, क्योंकि लंबे समय तक वाइल्ड लाइफ पे आपने काम किया है। आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा, तो टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के सवाल भी आते हैं, और ये बहुत बड़े मामले होते हैं। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब आप एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो बधाई दूंगा हमारे भारत सरकार के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनको, उनका जो ज्ञान है और उनकी जो नॉलेज है वाइल्ड लाइफ के लिए, वो हर वाइल्ड लाइफर को समझना चाहिए कि वो एक टक्कर के आदमी है। और मेरी उनसे अभी बड़ी लंबी बात हुई इसी प्रश्न पर, इसी मुद्दे पर, कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रोका जाए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजना है, वुमेन एंड चाइल्ड की योजना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की योजना है। उनको सबको मिलाकर एक यूनिफाइड वाइल्ड लाइफ पॉलिसी अगर बन जाए, तो वो यूनिफाइड पॉलिसी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वो ह्यूमन कौन है? बम्बई और दिल्ली में बैठा बंदा नहीं है। वो ह्यूमन वो है जो हमारा आदिवासी, जो हमारा ट्राइबल, जो हमारा वनवासी और जो हमारे वनों के आसपास रहने वाले छोटे सी ग्रेड के जो सिटीज़ हैं उसमें रहने वाले लोग हैं, वो उनसे डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। उनके लिए अगर हम अच्छी स्कीम्स बना देते हैं, और ख़ास तौर से जो हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन में जो गांव नेशनल पार्क जैसे हमारे बढ़ रहे हैं, कोर से पेरिफेरी में जा रहे हैं, पेरिफेरी से कॉरिडोर्स में जा रहे हैं, उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी जगहें प्रोवाइड करें, अल्टरनेटिव ऐसा एक स्थान दें उनको, वैकल्पिक जो स्थान है, वो वैकल्पिक स्थान ऐसा रहे जो उनके अनुकूल हो और जो उनकी सलाह से हो। यहाँ दिक्कत क्या जा रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक अलग कानून चलाता है, टूरिज्म एक अलग अपना रास्ता निकालता है, इकोनॉमिस्ट अलग उसका एक पहलू लेता है, इसलिए थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रही हैं। अगर उससे हटके हम थोड़ा उसको सुचारू रूप से मिलाने की कोशिश करें तो हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी है, आज भी हम टाइगर स्टेट है, हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश को रोल मॉडल बना दिया जाए, 4 नेशनल पार्क्स को यहाँ लगाया जाए और एक यूनिफाइड पॉलिसी डाली जाए जिसमें कम से कम 5 से 7 डिपार्टमेंट्स रहें, और वो 5 से 7 डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठकर एक कवर के अंडर में, चाहे चीफ मिनिस्टर उसके यहाँ पर चेयरमैन हो जाए, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो जाए, और चाहे राष्ट्रीय लेवल में, चूंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में अब माननीय प्रधानमंत्री जी ही उसके अध्यक्ष होते हैं, वो उसको मॉनिटर करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ एक बात और कहना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे टाइगर कॉरिडोर्स बन रहे हैं रोड्स के, या राइनो या एलिफेंट कॉरिडोर्स आपके उत्तराखंड में बहुत सारे बन रहे हैं, अगर वो उस पर भी ध्यान दिया जाए और कॉरिडोर्स मध्य प्रदेश में प्रस्तावित जो हुए हैं उसके अलावा भी हो जाएं, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो एंट्री एलिफेंट्स की हमारे 2 नेशनल पार्क्स में हो रही हैं, दुबरी और बांधवगढ़, वो बहुत ख़तरनाक है, और अगर वो कॉरिडोर्स को कवर करते हुए ये एलिफेंट कॉरिडोर्स अगर बनते हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जिस तरीके से विंध्य लगातार विकास कर रहा है, नई नई चीज़ें शुरू हो रही, पर्यटन के मानचित्र पर नई स्थान बना रहा है, हवाई यात्रा के लिए स्थान बना रहा है, कई तरह के नेशनल पार्क को लेकर बना रहा है, तो आपको लगता है कि विंध्य के विकास में अभी बहुत कुछ करना बाकी है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं मानता हूँ कि विंध्य इन 12-13 सालों में जितना विकसित हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और उनकी योजनाओं से, वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। तो हम उस जगह पे अब बहुत मजबूत स्थान पर खड़े हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरे विंध्य में हमारे सर्किट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लें। सिंगरौली उनमें से एक हो सकता है, रीवा हो ही गया है, सतना है ही है, हम खजुराहो को भी मानते हैं कि उसको भी हम और डेवलप करें, उसकी और फ्लाइट्स बढ़ाएं। इस तरीके से अगर हम एक सुचारू रूप से रोड मैप बनाते हैं तो विंध्य मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है
टूरिज़्म की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन है, यहाँ पर खाने का क्विजीन पर्यटन है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, यहाँ पर कल्चरल टूरिज़्म है, यहाँ पर फिल्म टूरिज़्म है, यहाँ पर अमरकंटक के रहते मेडिसिनल टूरिज़्म भी हो सकता है, रिलीजियस टूरिज़्म भी यहाँ ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से ही वो वी शेप निकलता है जो एक तरफ हमें प्रयाग ले जाता है, दूसरी तरफ हमें वाराणसी ले जाता है। तो कोई भी व्यक्ति साउथ इंडिया से आता है, साउथ ईस्ट इंडिया से आता है, साउथ वेस्ट इंडिया से आता है, और अगर वो ये सर्किट को भी ज्वाइन करना चाहता है जो प्रयाग, अयोध्या, वाराणसी इत्यादि इत्यादि, तो उसमें विंध्य का एक बड़ा रोल हो सकता है, उसके अंदर उसका योगदान हो सकता है। ये है रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह जी, जिन्होंने लगातार विंध्य के विकास को लेकर अपना विजन सामने रखा, साथ ही ये बताया कि अभी और कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा महाराज पुष्पराज सिंह जी में ऐसी कई क्वालिटीज़ हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जब कभी वक्त मिलेगा तो उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। खाना भी बनवाना चाहिए, भोजन। आप बहुत अच्छे कुक भी है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ इनकी डिक्शनरी में समाई है। जब कभी अवसर मिलेगा तो उन रेसिपीज़ के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब सलाम, बहुत बहुत आभार।